card it, and second I'm sharing whiteboard. Just I want to tell you कि in today's class I will tell you about mock epic. कल मैंने आपको एपिक पढ़ाया था, आज की क्लास में मैं आपको मॉक एपिक के बारे में बात करूंगा. एंड रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट मॉक एपिक, जब हम मॉक एपिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट लिखना है कि इट्स पैरोडी ऑफ एपिक. इट्स पैरोडी ऑफ एपिक. पहली बात तो यह एपिक का पैरोडी होता है, PARODY. इट्स पैरोडी ऑफ एपिक. द वर्ड जो पैरोडी है उसका मतलब एक आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक उसका डुप्लीकेट तैयार किया गया, इस पैरोडी ऑफ एपिक. एंड सेकेंड पॉइंट, it has ridiculous trivial or trivial subject matter. ये चीज ध्यान में रखने की कोशिश करना है. it has ridiculous trivial or trivial subject matter. इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह जो है क्या होगा, रिडिकुलस होगा, ट्रिफल होगा या ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर. और जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वह कैसा होगा, वह जो है काफी सीरियस होगा. बट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बट द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज dignified and elevated, is dignified and elevated. हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मॉक एपिक है वह पैरोडी है. किसका एपिक है, एपिक का. वह पैरोडी है एपिक का. दूसरा चीज हमें ये ध्यान में रखना है, मॉक एपिक और एपिक के बीच में डिफरेंस यही होता है कि एपिक में जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह भी सीरियस होगा, सीरियस सब्जेक्ट मैटर. और जो सब्जेक्ट मैटर का ट्रीटमेंट होता है वह भी डिग्निफाइड होता है, और डिग्निफाइड के साथ साथ एलिवेटेड होता है, मतलब ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है. लेकिन मॉक एपिक में सब्जेक्ट मैटर रिडिकुलस होगा लेकिन स्टाइल जो है क्या होगी, ग्रांड होगी. तो एक कंट्रास्ट आपको नजर आएगा. वहां पे सीरियस सब्जेक्ट मैटर होगा लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, रिडिकुलस होगा. और दिस ridiculous subject matter is presented in dignified and elevated way या in elevated form. तो दिस इज द कंट्रास्ट कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो व्हाट हैज बीन सेड वह तो रिडिकुलस होगा, बट हाउ हैज बीन सेड वह काफी डिग्निफाइड होगा. मैं फोर्थ पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि कंटेंट इज कंटेंट इज रिडिकुलस but its treatment but its treatment is grand. So you will come to know कि जो मॉक एपिक होता है, मॉक एपिक का जो कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह रिडिकुलस होगा, वह तो हास्यास्पद होगा. लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा वह ट्रीटमेंट कैसा होगा, वह ट्रीटमेंट ग्रांड होगा. दिस इज द बेसिक पॉइंट विच वी हैव टू टेक. या एक ऐसा बेसिक पॉइंट होता है जिसे हमें समझने की जरूरत है. कंटेंट इज रिडिकुलस, RIDICULOUS, बट इट्स ट्रीटमेंट इज ग्रांड. लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा वह ग्रांड होगा, वह सुपर्ब होगा, बहुत ही बेहतर होगा. कंटेंट इज रिडिकुलस बट इट्स ट्रीटमेंट इज ग्रांड. Content is ridiculous,
but its treatment is grand. इसका अगर आप देखेंगे तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक 1712 देन 1714 written by Alexander Pope. रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। यू विल कम टू नो कि ये जो होता है इसमें आप देखेंगे कि जो एक पोयम है रेप ऑफ द लॉक, और वो रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। दैट्स अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक। दैट्स अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक। नेक्स्ट पॉइंट करके, इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, it is written in heroic couplet with five cantos, with five cantos। ये चीज पूछा जा चुका है कि ये किस में लिखा गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, और उसका जो कैंटोज है कितना है? 5 कैंटोज है। तो यू विल कम टू नो इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट विथ 5 कैंटोज। और कितना कैंटोज है? 5 कैंटोज है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सब्जेक्ट मैटर, its subject matter is cut down of Blinda's lock by Peter। जो बिलिंडा है, बिलिंडा ने इट्स सब्जेक्ट मैटर इज कट डाउन, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वह कट डाउन है। क्या कट डाउन है? बिलिंडाज लॉक बाय पीटर। बिलिंडा का जो लॉक है वो जो है क्या किया गया कि लॉक का मतलब उसके बाल का जूड़ा, जो मतलब उसको जो है उसको जब उसको काटा गया पीटर के द्वारा, तो उसी चीज को लेकर के एक पूरा का पूरा एक मॉक एपिक लिखा गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना पेटी इश्यूज, इफ समवन कट डाउन द लॉक ऑफ समवन, देन इज इट द मैटर टू राइट एपिक, या ये कोई मैटर बनता है, या ये कोई सब्जेक्ट मैटर है? लेकिन अलेक्जेंडर पोप का जो समय था, दैट वाज द एज ऑफ सटायर, आयरनी, एंड ही अल्टीमेटली एक नया चीज, ही ब्रॉट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एपिक। एंड व्हाट वाज दैट थिंग कि इवन माइनर सब्जेक्ट मैटर has been treated in serious, dignified, and elevated way. So it's a new approach to write epic. I will not say ki epic. It's a new approach to write something in the manner of epic. To write something in the manner of epic. एपिक के तरीके को एडाप्ट करके यह नई चीज लिखने का प्रयास था, और बाद में इस चीज को क्या नाम दिया गया? बाद में इस चीज को कहा जाता है यह मॉक एपिक है। जस्ट आई वांट टू नो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सबको क्लियर तो हो रहा है? या या तो यू विल कम टू नो, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें चीजों को समझने की जरूरत है, जहां पे बहुत अच्छे ढंग से चीजों को करने की जरूरत है। और चीजों को समझने में जो सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंस एपिक और मॉक एपिक के बीच का क्या है। तो जो एपिक और मॉक एपिक के बीच का जो डिफरेंस है वह जो है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फॉर्म का मतलब यहाँ पर जो है
कि जो आपका फॉर्म है दैट इज़ द सेम थिंग नथिंग एट ऑल उसमें जो है एपिकल मैनर है, उसमें चीज़ों को बहुत ही एलिवेटेड ग्रांड स्टाइल में और साथ ही साथ जो है डिग्निफाइड वे में प्रेज़ेंट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस होता है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ थीम, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक में सब्जेक्ट मैटर बहुत सीरियस होता है और ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं जो पूरे एक रेस से बिलॉन्ग करेगा, नेशन से बिलॉन्ग करेगा। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वह रिडिकुलस होता है। तो सच अ थिंग वी फाइंड। और दूसरा चीज़ जो है, इसमें जो एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि इन इट द मशीनरी एंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक इन इट द मशीनरी MACHINERY the machinery and convention CONVENTION the machinery and convention in it the machinery and convention of epic proper are implied of epic proper are implied of epic proper are implied. This is a very significant point कि in it the machinery and convention of epic proper are implied. जो epic proper है, जो epic का तरीका है लिखने का, वही सेम तरीका यहाँ पर क्या किया जाता है, adopt किया जाता है. So let me tell you कि what I want to say, you will come to know in it the epic and something these things are going to be what these things are going to be implied. So these are the points which we have to follow, yeah, which we have to take. Second point I want to tell you ki already I just told you ki it's the parody of epic and ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन इसकी जो लिखने की परंपरा हुई है या जो शुरू हुआ है वो एंशियंट मॉक भी रहा है। और एंशिएंट मॉक में एक है द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, फ्रॉग एंड माइस। ये जो था द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, या होमर की इलियड की पैरोडी, होमर की इलियड को कॉपी करके लिखा गया। द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस इज मॉक एपिक, is an example of mock epic, is an example of mock epic based on the Battle of the Frog and Mice is an example of mock epic based on is an example of mock epic based on based on Homer's Iliad, based on Homer's Iliad. इसके अलावा एक और राइटर रहे हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया एंशिएंट टाइम का कि इस तरह की चीजें रही। देयर इज अनदर राइटर जोनाथन स्विफ्ट, जो कि प्रोज राइटर हैं, जोनाथन स्विफ्ट एंड कंटेम्परेरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जोनाथन स्विफ्ट, a prose writer of the 18th century, a prose writer of the 18th century। जोनाथन स्विफ्ट जो प्रोज राइटर थे 18वीं शताब्दी के, उन्होंने भी क्या लिखा है, मॉक एपिक लिखा हुआ है। और उन्होंने जो मॉक एपिक लिखा है उसमें यू विल कम टू नो टेल ऑफ अ टब है, बैटल ऑफ बुक्स है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। 18th century wrote
mock epic as Tale of a Tub and Battle of Books and Battle of Books. So you will come to know कि this is द एग्जाम्पल कि किस तरह से एपिक को तो एपिक पे बहुत ज्यादा नहीं आपको जो कंसेंट्रेट करना है वो रेप ऑफ द लॉक को ही कंसेंट्रेट करना है बिकॉज दैट पार्टिकुलर टेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड either in MA previous or final year and you come to know कि what is epic what is mock epic और बीए फर्स्ट ईयर में भी आज के समय में या आप जब थर्ड ईयर में रहे होंगे या जो आज के समय में जो लोग बीए कर रहे हैं उनको एक पहला सेक्शन होता है पहली यूनिट होती है जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ना होता है तो उस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में ये सारी बातें बताई जाती है एपिक क्या है मॉक एपिक क्या है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू what is epic what is mock epic what the basic characteristics do you find what the similarity and dissimilarity do you find and one example जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है रेप ऑफ द लॉक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप after it I'm going yeah Jonathan Swift was the contemporary of Dr. Samuel Johnson. Next point which I want to share with you is what that is dramatic monologue. Next point dramatic monologue. LOGUE dramatic monologue. This is very it's very means highly significant dramatic monologue. And you will come to know कि it's a ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ये तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ही है लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मोनो माने सिंगल लॉग माने स्पीकर तो अगर मैं इस शब्द को डिवाइड करूं मोनो माने सिंगल प्लस लॉग माने स्पीकर स्पीकर and why is it dramatic because we find the conversation between two person dramatic इसलिए है कि कोई ना कोई एक और कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट रहता है एक स्पीकर होगा और सब के सब वो लिसनर का काम करते हैं और इसके इसको उसको ड्रामेटिक क्यों कहा जाता है कारण यह है कि जो जो भी स्पीकर हो हेलो लॉग मीन्स कन्वर्सेशन मीन्स नहीं लॉग का मतलब मैडम व्हेन यू टॉक अबाउट लॉग दिस पर्टिकुलर लॉग refers to what it refers to particular speaker when you are using the word conversation then who is going to conversate हाँ स्पीकर ही तो कन्वर्सेशन करेगा वही तो होगा तो जो मोनोलॉग होता है मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि इट्स अ लेंदी स्पीच अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर इसका जो डिफिनीशन है जो एम एच एब्राम्स देते हैं उनका एक कहना है कि इट्स अ लेंदी स्पीच अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर परफॉर्म अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर तो वहां पर जो होता है या सिंगल पर्सन होगा या सिंगल स्पीकर होगा जो पूरी चीज को रखेगा इफ आई यूज द वर्ड कि ड्रामेटिक मोनोलॉग देन इट रिफर्स टू वर्ड सिंगल स्पीकर देयर इज अ सिंगल स्पीकर and when you say conversation then conversation it refers to what it refers to कि conversation means between two person one is speaking
and there is second one who is listening. Matlab there is the presence of another character also, but that character is not speaking, but he is a listener. Then remember that there are three words. One word is dramatic, second word is mono, and the third word is log. I just told you mono means single and this log माने speaker. Madam is saying कि log का मतलब conversation. Conversation, it has the sense कि there is conversation. But when you use कि log, it refers to a speaker, and this monologue means what? This monologue means lengthy speech, that is what? Lengthy speech uttered by a single person, yeah, uttered by a single speaker. Utter का मतलब that is, that has been expressed, that has been told, that has been said, that has been spoken. Second thing I want to tell you कि there is a word dramatic. This particular word dramatic जो है, it refers to what? It refers to expression of private thought, expression of expression of private thoughts. In drama we find such a thing. So जो ड्रामेटिक जो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वह ड्रामेटिक मोनोलॉग इंडिकेट ये करता है कि इन इट्स अ सच टाइप ऑफ पोयम in which there will be a speaker, and that speaker will speak so throughout the poem, and other characters will work as listener, but the speaker will ultimately whatever he say, whatever tells he says or tells not only the outer experiences of life but also the inner, means what he is at inner level. So this means what? This means ki in dramatic monologue we find the penetration of human mind and heart, human mind and heart. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोयम है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो क्या-क्या बोल रहा है, वो क्या-क्या कह रहा है। रिमेंबर दैट, मतलब क्या बोल रहा है और उसके साथ-साथ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, हमें यह भी मौका मिलता है जानने के लिए। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू चेक 1 मिनट कि मैं थोड़ा-सा बता दूँ, खाना बनाने वाली आ गई। बस आई एम हियर अगेन। हाँ, क्या कह रहे हो रेशमा? या मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? या आई एम अगेन शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड. So I was telling to all of you कि how you can understand कि dramatic monologue
and how you can go with these words, then remember that there are something which are highly significant, कि it's a type of poem in which there is one speaker. ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे बड़ी चीज होगी कि is there will be one speaker, there will be one speaker who speaks throughout the poem, who speaks throughout the poem, and other characters work as listener, and other characters work as listener, LISTNER. So what did I tell? I just told you कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें दो चीजें ध्यान में रखना है। एक स्पीकर होगा जो स्पीक करेगा, और दूसरे कैरेक्टर होंगे जो कि लिसनर का काम करेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल कि अब आपको कैसे, मैं आपको ये कविता का नाम बताता हूं, दैट इज माई लास्ट डचेस। किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। माई लास्ट डचेस, यू विल कम टू नो कि जो माई लास्ट डचेस है, दिस माई लास्ट डचेस, ये जो पोयम है, रिटन बाय whom, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। माई लास्ट डचेस, written by रॉबर्ट ब्राउनिंग। यू विल कम टू नो कि ये जो माई लास्ट डचेस है जो रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इसमें किसके बारे में बात किया गया है? इसमें जो है यू यू फाइंड दैट कि देयर इज अ कैरेक्टर ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा, FERRARA। और जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, वह ड्यूक ऑफ फेरारा कैसा कैरेक्टर है? ड्यूक ऑफ फेरारा इज सिनिस्टर, सिनिस्टर माने जिद्दी, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी घमंडी है, ग्रीडी लालची है, एंड इगोइस्ट। सिनिस्टर है, हॉटी है, ग्रीडी है और इगोइस्ट है। अब वो करता क्या है? वो अपनी वाइफ को जो है ऑर्डर देता है कि इसको मार दिया जाए, मतलब वो अपनी पत्नी का एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज मर्डरर ऑफ हिज वाइफ। उसके मर्डर के पीछे एक रीजन ये है कि उसकी जो वाइफ है वह जो है लिबरल थॉट की है, लिबरल थॉट की है, जिसको हिंदी में अगर मैं कहूँ कि हंसमुख मिजाज उसका है। शी वेलकम्स एवरीवन। लेकिन जो यह था, जो आपका ड्यूक है वह नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण थॉट को लेकर के उन सब चीजों को करने वाला रहा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन यू सी दिस कैरेक्टर, तो यह कैरेक्टर बोलता है। उसमें जो है उसकी पत्नी एक भी शब्द नहीं बोलती। यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ डचेस when Duke tells about his own wife to a messenger sent by another king with the proposal of marriage। आप इसको पढ़े होंगे कि एक बगल का जो पड़ोस का जो राजा है वह अपनी बेटी का रिश्ता जो है करने के लिए अपने एक देवदूत को, इनवाय को भेजता है, और 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 कहता है कि आप लेके जाइए इस हमारे प्रपोजल को। जब वह प्रपोजल को लेकर के आता है तो ड्यूक उसको कहाँ पे बैठाता है? आर्ट गैलरी में बैठाता है, और उस आर्ट गैलरी में बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। और उसी में से एक पिक्चर्स उसकी लेट वाइफ की है। तो जो वो है वो पूछता है कि जो मैसेंजर है कि वो पूछता है ये पिक्चर किसकी है? तो पेंटिंग रहती है। तो वो आश्चर्य होता करके कहता है कि आपके पहले जितने लोग आए सभी लोगों ने इसे, इस पेंटिंग को देखने के बाद यही जानना चाहा, बट यू केम हियर विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज। देन आई वांट टू टेल यू कि ये मेरी लेट वाइफ रही है, जो ऐसी ऐसी थी, मैंने इसलिए उसका कत्ल करवा दिया। और
तमाम चीजें तो पूरी जगह पर जो बोलने वाला स्पीकर है वह केवल ड्यूक है। और जब भी वह बोलता है तो इससे उसकी मेंटालिटी का पता चलता है, इससे उसके नेचर का पता चलता है। और यह पता चलता है कि वह आदमी अंदर से कैसा हो सकता है कि वह देखने में बहुत सज्जन लग रहा हो, लेकिन पूरी पोयम में जब वह बोलता है, जब अपने अपने मन की बात को रखता है, तभी पता चलता है कि व्हाट ही इज एट इनर लेवल। तो तभी जाकर के ये शब्द आया कि वह घमंडी है, वह जो है जिद्दी है, उसका नेचर स्टबर्न टाइप का है, वह जो है क्या नाम है नैरो माइंडेड पीपल है। तो इस तरह का जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, हाउ डू यू कम टू नो, आपको कैसे पता चलता है, वह यह है। इस तरह से पता चलता है क्योंकि वह अपने अंदर की सारी बात को शेयर करता है। और यही ड्रामेटिक मोनोलॉग की खासियत होगी कि एक कैरेक्टर होगा जो थर्ड पर्सन होगा, और वह थर्ड पर्सन बोलेगा, और एक सेकंड पर्सन होगा जो कि सुनने का काम करेगा। वहां पे फर्स्ट पर्सन की मौजूदगी नहीं होगी। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो डायलॉग होगा, कन्वर्सेशन होगा, वह सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच चलेगा। और वहां पे जो कोई फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जब आप इसमें देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उसका जो नेचर है वह कितना स्टबर्न है, कितना नैरो माइंडेड है। उसने अपनी वाइफ का कत्ल इसलिए करा देता है कि वह जो है ही गेव ही हर स्माइल शी गेव हर स्माइल टू एवरीवन एंड शी वेलकम्ड एवरीवन विद ओपन हार्ट एंड माइंड। शी वाज लिबरल, जिनरस, काइंड हार्टेड, पैशनेट लेडी। लेकिन जो ड्यूक है वह कैसा है, सिनिस्टर है, हॉटी है, नैरो माइंडेड है, ग्रीडी है। और जो दूत आया हुआ है मैरिज का प्रपोजल लेकर के, वह उससे कहता है, ड्यूक उससे कहता है कि आई डोंट लाइक डाउरी। जो ब्राइड है वही मेरे लिए डाउरी है। लेकिन अगर जो है ब्राइड का फादर उसके साथ कुछ चीज दे देता है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको वापस करने जाऊंगा। सो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज हियर, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज हियर, यू विल फाइंड दैट कि थिंग्स आर नॉट, बहुत अच्छा चीजें नहीं है। तो एक आदमी की सोच, एक आदमी की मेंटेलिटी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। और वहां से दो तीन क्वेश्चन आपको, या जी मैडम, जी बोलिए। मैडम आई एम गेटिंग योर वॉइस, डू यू वांट टू से समथिंग, परहैप्स शिल्पी मैडम? और लोगों को मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, ओके, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, परहैप्स मैडम वाज वांट्स टू से समथिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस, तो लेट अस प्रोसीड। लेट अस, ओके 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 मैडम, ओके। वन बाय वन, या I think if first let me complete what I want to say regarding this matter. Then I will give you a chance. You can ask. First, let me complete. I think अगर if you want to ask, then doesn't matter. अब अगर सिलसिला, तो आई वॉज टेलिंग यू कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। एक तो सबसे पहला चीज की जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूक का फेमिनिन क्या होता है, डचेस होता है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्यूक कहाँ का मेंशन किया गया है, ड्यूक ऑफ फेरारा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये कहेंगे सर पीजीटी में रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, टीजीटी में रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, पीजीटी टीजीटी में माई लास्ट डचेस नहीं है। लेकिन माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में आपको स्टडी करना है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि वह इमेजिनेटिव पेंटर कौन था जिसने वो पेंटिंग तैयार की थी। इमेजिनेटिव पेंटर वाज फ्रॉप एंड डॉल्फ, फ्रॉप एंड डॉल्फ, PAND DALF, फ्रॉप एंड डॉल्फ। आई एम मिसिंग दिस स्पेलिंग, यू कैन चेक कि फ्रॉप एंड डॉल्फ की स्पेलिंग PANDOLLF ऐसे ही करके समथिंग है। तो यू विल कम टू नो कि फ्रॉप एंड डॉल्फ is an imaginative painter, is an imaginative painter, is an imaginative painter who painted the picture of
who painted the picture of Duchess? सो ड्यूक का जो फेमनिन है डचेस है। ड्यूक कहाँ के हैं? ड्यूक ऑफ फेरारा के हैं। और जो ड्यूक है कौन से किस समय की घटना है? इटालियन रिनेशा। इटालियन रिनेशा। जब रिनेशा इटली में आया था तो उस समय की बात को लेकर के उन्होंने रखा हुआ है। तीसरा चीज जो है, जो आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी में बहुत सारे लोगों की फोटोज रखी गई है। उसमें से एक फोटो किसकी है? इनकी लेट वाइफ की है। और वह कैसी है? काइंड हार्टेड थी, पैशनेट थी, सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो। और शी गेव हर स्माइल एवरीवन, जनरस लेडी। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पोयम लिखी गई है, द पोयम वाज कंपोज्ड इन रन ऑन हीरोइक कपलेट। एक भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द पोयम वाज कंपोज्ड इन रन ऑन हीरोइक कपलेट। रन ऑन हीरोइक कपलेट। पोयम को जो कंपोज किया गया है वो रन ऑन हीरोइक कपलेट में कंपोज किया गया है। द पोयम वाज कंपोज्ड इन रन ऑन हीरोइक कपलेट। दिस इज अनदर important point. The poem was composed in run on heroic couplet. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत समय तक मैं भी ये समझ रहा था कि ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, विक्टोरियन एज में आई है। लेकिन बाद में जब उसको देखा गया, पढ़ा गया, तब ये क्लियर जाके हो पाया कि नो, इट इज रिटन इन रन ऑन हीरोइक कपलेट। इसके अलावा पोयम में दो दो जो है वहां पे रेफरेंस दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है नेपच्यून का रेफरेंस, NEPTUNE। नेपच्यून जो होते हैं, ये नेपच्यून इज सी गॉड। एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है क्लाज इंसब्रक। CLAUSE, क्लाज इंसब्रक। क्लाज इंसब्रक। क्लास इंसब्रक वो है जिसने इनको नेपच्यून का और जेब्रा का स्टेच्यू दिया हुआ है। एन आर्किटेक्ट, नॉट आर्की बट स्कल्प्टर। SCULPTUR, स्कल्प्टर। क्लास इंसब्रक जो है वो स्कल्प्टर है जिसने जो है क्या किया, हु गेव द स्टेच्यू ऑफ नेपच्यून एंड जेब्रा। स्कल्प्टर हु गेव the statue, STATUE, of Neptune and Zebra। ये जो स्टेच्यू है या शो करता है, वो बताते हैं उस देवदूत को जो मैसेंजर है, जो शादी का प्रपोजल लेकर के आया है, उसको बताते हैं या दिखाते हैं कि तुम देख लो कि कैसे समुद्री देवता जो हैं वो जेब्रा को, जो दरियाई घोड़ा है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं मार मार करके। तो परहैप्स इसका इनका वो इंडिकेशन शायद ये था कि अगर आने वाली जो दुल्हन है, जो आने वाली लड़की है, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली तो उसके उसके साथ भी ऐसा ही हश्र होगा। मुझे कंट्रोल करना आता है, यह उनकी मेंटेलिटी है। तो मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में केवल इतना नहीं बताया जाता सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में पोयम लिखी गई है, बल्कि इस चीज को बताया जाता है कि आखिर एक कैरेक्टर जो है वह अंदर से क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स। तो ये सब चीजें आती हैं। नाउ यू कैन आस्क मीन्स द सेशन इज ओपन फॉर यू एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैंने अपनी बात रख दी पूरी।
इस पोयम से रिलेटेड, वन बाय वन। या या ड्रामा से इसका रिलेशन केवल इतना है कि जब आप सालिलिखी का यूज करते हैं तो सालिलिखी भी क्या होता है, एक स्पीच होता है। वहां पर भी अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन होता है। और वह जो अटरेंस होता है वह क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है कि व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग, व्हाट अल्टीमेटली व्हाट इज ही या व्हाट इज शी एट इनर लेवल, व्हाट इज अकरिंग विद इन हार्ट एंड माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। या एनी अदर पर्सन। या 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 No, madam, no. When you talk about Duke, then Duke doesn't use the word I. Remember that particular Duke is the mouthpiece of Robert Browning. If you find that there is no Duke and Robert Browning himself come there, then it means that that is the first person. Yeah. Poet is saying, yeah, poet has presented a character that is Duke, and any character that is Duke, that is either he or she, and that either he or she, that is what the वो खुद ब खुद एक आवाज है। किसकी आवाज है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की आवाज है। बट यू डोंट फाइंड रॉबर्ट ब्राउनिंग डायरेक्टली देयर। दिस इज वाई दैट इज नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्यों उसको कहा जा रहा है या उसमें हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, यू ऑलरेडी हैव रेड यूलिसिस। अगर आप यूलिसिस देखेंगे तो यूलिसिस किसका पोयम है? यूलिसिस जो है आर्नोल्ड का, सॉरी, टेनिशन का पोयम है। टेनिशन जो है वहां पे जो भी अपनी बात कहनी है विक्टोरियन एज के लोगों को, जो वो एड्रेस करना चाहते हैं, उन्होंने एक कैरेक्टर को इजाद किया, या वो कैरेक्टर पहले से रहा है, लेकिन उसको विक्टोरियन मेंटेलिटी, विक्टोरियन स्पिरिट के अकॉर्डिंग उन्होंने ढाला। और उस पूरी पोयम में यू कांट फाइंड टेनिशन, बट यू विल फाइंड whom, यू विल फाइंड यूलिसिस। जब वो कहता है कि यूलिसिस इथाका के राजा थे, और उनकी जो वाइफ है वह एजेड हो चुकी है, और वो जो है क्या कहते हैं, लोग उनको नहीं जानते हैं। नाउ ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट टू रूल हियर, ही वांट्स टू गिव अप हिज किंगडम एंड जस्ट गिव्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सन। देन यू विल कम टू नो पूरी बात किसके बारे में है। पूरी बात यूलिसिस के बारे में है, उनकी वाइफ के बारे में है, उनकी प्रजा के बारे में है, उनकी अपनी सोच क्या है उनके बारे में है। ना कि वहां पे कौन आदमी मौजूद है, ना कि वहां टेनिशन मौजूद है। जब जो है टेनिशन मौजूद होंगे, टेनिशन खुद आई वर्ड अपने लिए यूज करेंगे, तो इसका मतलब वह ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, वह ड्रामेटिक लिरिक हो जाता है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक, या देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यू विल कम टू नो। जैसा मैंने अभी आपको यूलिसिस बताया, यूलिसिस के अलावा यू विल कम टू नो अबाउट हुम, यू विल कम टू नो अबाउट माई लास्ट डचेस है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को तो किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। उनका पोयम है एंड्रिया डेल सार्टो। यू विल कम टू नो कि सो मेनी पोएम्स हैव बीन रिटन जहां पे आप इस तरह की चीजें पाएंगे। और इवन यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट कि ही इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को द क्रेडिट इज गिवन। रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। ये भी बातें लिख लीजिए, एन ऑप्टिमिस्टिक
पोएट ऑफ विक्टोरियन एज मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वी से विक्टोरियन एज से एज इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। उनसे ज्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग किसी ने लिखा ही नहीं, उनका कमांड था। किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यू विल कम टू नो देयर इज अ पोयम, और अगर आपको देखना है एंड्रिया डेल सार्टो। जो एंड्रिया डेल सार्टो है, ये रहा है सम अदर पोएम्स, एक और पोएम द लास्ट राइड टुगेदर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक टाइप होता है ड्रामेटिक लिरिक। वो चीज अभी मैं और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे है। एंड्रिया डेल सार्टो द लास्ट राइड टुगेदर। एंड्रिया डेल सार्टो द लास्ट राइड टुगेदर। सो दीज आर द पोएम्स जो हमें ध्यान में रखना है। Yeah, these two poems are also written by Robert Brown. There is another poem Prospike, लेकिन Prospike को मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देयर इज अ पोयम प्रोस्पिके। जो प्रोस्पिके है, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोस्पाइस करते हैं, मैं भी कभी करता था, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रोस्पिके, नो डाउट एट ऑल। जो प्रोस्पिके है, इट्स अ लैटिन वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। इट्स अ लैटिन वर्ड, मीन्स लुक फॉरवर्ड। इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड। इन दिस पोयम द पोएट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज warrior. The poet presents himself as warrior, ready to fight। इस पोयम में पोएट अपने आप को एक योद्धा के रूप में पेश करता है। इन दिस पोयम द पोएट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एज अ वॉरियर होना चाहिए, एज अ वॉरियर रेडी टू फाइट अगेंस्ट डेथ। रेडी टू फाइट अगेंस्ट डेथ। ही सेज, ये लाइन पूछी जा चुकी है, मैं वो लाइन ही लिख दे रहा हूं। ही सेज आई वॉज एवर अ फाइटर, आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। द बेस्ट एंड द लास्ट, द बेस्ट एंड द लास्ट। वो कहते हैं कि मैं हमेशा एक योद्धा था, और मैं अपनी जिंदगी का अंतिम युद्ध जो है मौत के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं मौत से जीत तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं मौत के आगे इतना जल्दी सरेंडर भी नहीं करूंगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं हमेशा योद्धा था, मैंने युद्ध लड़ा, मुझे एक युद्ध और लड़ना है, और यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और अंतिम युद्ध होगा। सबसे अच्छा क्यों होगा? क्योंकि इसके लड़ने के बाद दुनियावी जर्नी से मैं जो है क्या होऊंगा, मैं दुनिया की लाइफ को अलविदा कहूंगा, और एक दूसरी दुनिया में मैं प्रवेश करूंगा। और जहां पे मेरी मुलाकात मेरी जहां पे मेरी मुलाकात मेरी अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से होगी। इस चीज की वो बात करते हैं। दूसरा चीज, उन्होंने इसी पोयम में ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि जो मौत है, मौत का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। मौत का मतलब यह है कि जो एक जर्नी है लाइफ की, जो अर्थली लाइफ की जर्नी है, वह पूरा हो गई। और अब इस अर्थली लाइफ की जर्नी के बाद
हमें heavenly लाइफ मिलेगी जो फॉरएवर है और हमेशा हमेशा के लिए है। हमें वहां पर जाना है। तो यू विल कम टू नो कि पोएट ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में बात किया है, अपने आप को एक वॉरियर के रूप में पेश किया है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। देयर इज अनदर पोयम जो मैं डिस्कस करना इस पे, इससे रिलेटेड, इस पोयम से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी प्रास्पिके को? मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। प्रास्पिके एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, और यहाँ पे लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि लाइफ आफ्टर डेथ। जो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब कि द पोएट इज लुकिंग फॉरवर्ड लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद की जो जिंदगी होगी वो कैसी होगी, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस पोयम में उन्होंने अपनी वाइफ का, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का भी रेफरेंस दिया हुआ है। पोएट काफी पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट है, और वो अपने आप को एक वॉरियर के रूप में प्रेजेंट करता, कहता है जीवन में मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, एक मुझे और युद्ध लड़ना है। यह युद्ध मौत के खिलाफ होगा, लेकिन यह जो युद्ध होगा यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और अंतिम युद्ध होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि जो अर्थली लाइफ है इससे मुक्ति मिलेगी और मैं हीवेनली लाइफ में जाऊंगा। और अंतिम क्यों होगा? इसलिए होगा कि अब इसके बाद मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना होगा, हीवेनली लाइफ हमेशा हमेशा के लिए होगी। और मैं मौत के आगे सरेंडर नहीं करना चाहता इतनी आसानी से, बल्कि जो मेरे पियर्स हैं, जो मेरे इक्वल्स हैं, जिनके खिलाफ मैं जिनके साथ मैं जो है जिंदगी गुजारा हूँ, जो महान योद्धा रहे हैं, उनके जैसा ही मैं एक युद्ध और अंतिम युद्ध लड़ना चाहता हूँ। हैव यू एनी क्वेरी कि आई हैव टू प्रोसीड? ओके। नाउ द नेक्स्ट चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट इज पोयम यूलिसिस, या या अभी बैलेड आई हैव नॉट टेकन। नाउ आफ्टर इट आई विल टेक ड्रामेटिक लिरिक, देन आई विल कम ऑन बैलेड। हाँ। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली द पोयम रिलेटेड टू ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ना हो कि ये पोयम मिस कर दी गई या इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो कम से कम 3 या 4 पोयम डिस्कस कर लें जहां पे ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आ जाए, और जहां पे ये पता चल जाए कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो अभी तक मैंने 2 पोयम डिस्कस किया। एक तो आपका जो है माई लास्ट डचेस, दूसरा पोयम मैंने अभी जो है कौन सा, प्रॉस्पिके। अब तीसरी पोयम मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, यूलिसिस। जो यूलिसिस पोयम है, वी नो इट वेरी वेल, रिटन बाय हुम, रिटन बाय टेनिसन। जो यूलिसिस है, जो पोयम है, इसका सोर्स क्या है? द सोर्स इज होमर्स ओडिसी। द सोर्स ऑफ द पोयम इज होमर्स ओडिसी। सोर्स ऑफ द पोयम इज होमर्स ओडिसी। इसमें चीज बताया गया है कि जो यूलिसिस है, यूलिसिस इज किंग ऑफ इथैका। ULYSES, यूलिसिस इज किंग ऑफ इथैका। इथैका एक, इथैका, यूलिसिस इथैका के राजा हैं। ही हैज एन एजेड वाइफ, हिज सब्जेक्ट्स, SUBJECTS, his subjects are idle, they hoard, they hoard, feed and know not him, and know not him। यह यूलिसिस का कंप्लेन है कि उसकी जो प्रजा है वह लेजी है। होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, दुनियावी चीजों को, जैसे खाना पानी, केवल इसी में लगी हुई है, उन्हीं सब चीजों को इकट्ठा करती है, खाना खाती है, और अपने राजा को ही नहीं जानती जो इतना लेबोरियस है, जो दिन रात उसके लिए काम करता रहता है। तो यूलिसिस कहते हैं कि ऐसी प्रजा के साथ या ऐसी प्रजा के बीच में रहना मेरे बस में बात नहीं है।
मैं ट्राई के युद्ध में भी अपीयर हुआ हूँ, मैं ट्राई के युद्ध में भी भाग लिया था। मेरा एक नाम है, फेम है, मतलब आई हैव अ नेम, फेम एंड आई डिड अ गुड जॉब इन माय लाइफ। आई वाज़ अ ग्रेट वॉरियर, आई पार्टिसिपेटेड इन ट्रोजन वॉर। ट्राई का युद्ध का मतलब ट्रोजन वॉर आता है। वो कहते हैं कि आई कांट रूल हियर, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन माय वाइफ एंड आल्सो I want to give all my responsibilities to my son Telemachus. Telemachus is his son. Is Telemachus is his son. उनके बेटे का नाम टेलीमेकस है। कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे टेलीमेकस को दे करके मैं जाना चाहता हूँ। और कहाँ पे जाना चाहता हूँ? टू सीक नॉलेज, टू सीक नॉलेज, ज्ञान की तलाश में, टू सीक नॉलेज। और जो ज्ञान की तलाश मैं करूंगा कहां पर करूंगा? टू ट्रेवल अनट्रेवल लैंड, टू ट्रेवल अनट्रेवल लैंड, ऐसी जगह की यात्रा करूंगा जहां पे किसी ने यात्रा नहीं किया। टू ट्रेवल अनट्रेवल लैंड। सो रिमेंबर दैट, उनका एक कहना है कि मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे लोगों ने आज तक नहीं गए, एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो दिस इज द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ whom? दिस इज द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ यूलिसिस। और यूलिसिस इन सब चीजों को छोड़ करके एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर वो है जहां पे लोगों को रिटायरमेंट की जरूरत है, लेकिन फिर भी यूलिसिस में काम करने की क्षमता है। और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन लाइन कही जो पूछी जा चुकी है, उस लाइन को मैं कोट करूंगा। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, लाइक अ सिंकिंग स्टार, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। हमें ज्ञान को डूबते हुए सितारे की तरह फॉलो करना चाहिए। ज्ञान की अगर प्राप्ति लेनी करनी है तो हमें जो है उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। अगर एक सितारा जो डूब रहा है, डूबता सितारा सितारा भी कुछ ना कुछ रोशनी छोड़ करके जाता है। तो ऐसे हमें अपने अंदर नॉलेज की स्पिरिट जगानी चाहिए। और हमारी उम्र क्या है, हम किस उम्र के किस पड़ाव पर हैं, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। दूसरी लाइन में है, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स। और हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए जो मानव विचारों से परे हो, जहां पर आदमी की सोच अभी तक ना पहुंच पाई हो कि उसके पार क्या है। मैं उस तरह के ज्ञान को दुनिया को देना चाहता हूं जो अनट्रेवल्ड है, जहां पे अभी लोगों की ट्रेवलिंग ही नहीं हुई है। तो ये इस तरह की चीजें उन्होंने बात कही हुई है। और बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि वो कैसे जो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या चीजें हैं, आई हैव शेयर्ड विद यू। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं ड्रामेटिक लिरिक पर आऊं, क्योंकि ड्रामेटिक लिरिक मेरा फाइनल होगा क्लास का, उसको 2 लाइन में बताना है। या या शिल्पी। Yeah, that will be the expression of private thought, but except it there is another characteristic. There will be only single speaker that will speak throughout the poem. Number one point. You find the presence of other characters, but those characters will work only as listener. 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। Expression of private thought, number 1 point. Number 2 point, there will be a single speaker who speaks throughout the poem. Number third point, ki other characters will be there but they will not speak even a single word
They will work only as listener. Yeah, penetration of human mind and heart. What? Yeah, the word penetration, it refers to what is occurring within the heart and what is occurring within the mind of a character. Perhaps the writer wants to tell to the reader. If the writer is रॉबर्ट ब्राउनिंग, अगर राइटर रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्यूक के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वह उसके दिल और दिमाग में ऐसा लगता है। यहाँ सुराख करने का मतलब नहीं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब कि अनफोल्ड, खुलासा करना, रिवील। He unfolds or reveals the mind of the character, the heart of the character, what does he think, what the idea he has, what he is at inner level, अंदर तक वो क्या है, उसकी सोच क्या है, उस चीज को वो रीडर के सामने लाना चाहते हैं। और उसी की जबानी, वो एक भी शब्द नहीं कहेंगे, वो पर्दे के पीछे रहेंगे, लेकिन जो कैरेक्टर होगा वह खुद बोलेगा। ऐसा आर्ट होता है। या होमर्स ओडिसी। Yeah, Prospike, The Last Ride Together, My Last Duchess, Andrea del Sarto. So many poems he has written. Yeah, इसमें इसमें डायलॉग नहीं, ऐसा इसमें डायलॉग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द वर्ड ड्रामेटिक हियर मीन्स व्हाट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ड्रामेटिक इन द सेंस कि you that is the utterance of a single person, that is a lengthy speech. The word, remember that I didn't use the word dialogue. When you use the word dialogue, it means that conversation between two person, if one is speaking, the second will not be in silent mode, he will also respond, yes, she will also respond. But here is what ki, here you find a lengthy speech uttered by a single person, एक ही आदमी बोल रहा है, वही पूरा का पूरा बात कह रहा है। तो दैट्स नॉट अ डायलॉग बट दैट्स अ लेंदी स्पीच। क्लियर हुआ विनोद? कृष्णा कुमार, या नेक्स्ट। या या गजेंद्र जी। नहीं, when you say कि dramatic monologue comes in drama, then remember that कि there are three things which already I told you. One thing is dramatic monologue, and second thing is soliloquy, and third thing is stream of consciousness. एंड यू विल कम टू नो ये तीनों का कैरेक्टर क्या है। तीनों में एक ही चीज नजर आती है, पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हार्ट। जब पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हार्ट पोइट्री में होता है तो वह ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जब पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हार्ट जो है आपका कहाँ पे चल रहा है, ड्रामा में चल रहा है, तब वह सालिलिकी है। जब पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हार्ट नावल में चल रहा है, तब वह स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक है। आर यू गेटिंग? नहीं, when you say monologue, then remember that ki always monologue refers to what? Monologue, when you talk about soliloquy, then in soliloquy there is also the monologue. Only there is only one character. Whatever the dialogue is spoken by that character, that is only the single utterance.
अगर सालिलिकी की आप बात करते हैं तो स्टेज पर वह डायलॉग उसी एक आदमी के द्वारा बोला जाएगा और वहां कोई मौजूद नहीं होगा, वह भी मोनोलॉग ही होता है। जब आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक की बात करते हैं तो एक ही कैरेक्टर जो है पूरे पास्ट को रिकॉल करता है, उसी पे सोचता रहता है, उसी पे सोचता रहता है, कोई दूसरा वहां पे नहीं होगा, नहीं बोलेगा। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप मोनोलॉग की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि नॉवेल में आया या आपने कहा मूवी में आया, तो मूवी में जब वो चीज आई तो यह आर्ट है, इस आर्ट को आप कई जगहों पे कई ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन जब यह आर्ट पोइट्री में आता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, वह नाम क्या दिया गया? दैट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसी आर्ट का इस्तेमाल जब ड्रामा में हुआ किसी डायलॉग को लेकर के तो उसको सालिलिकी कहा गया। और वही जब जो है वही से सेम ही होता है, लेकिन उस पे दूसरे कैरेक्टर्स वहां पे मौजूद रहते हैं, तब उसी चीज को ड्रामा में असाइड कह दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कैरेक्टर स्टेज पर मौजूद हो गया तब क्या कह दिया गया? असाइड कह दिया गया। जब वही टेक्निक्स जो है नॉवेल में अडॉप्ट की गई तब उसको क्या कह दिया गया? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक कह दिया गया। या सो yeah, thanks. One thing I want to tell you ki there is one more important thing which we have to remember, that is dramatic lyric. If you go with the word dramatic lyric तो remember that कि dramatic lyric जो है यह अलग से नहीं आया है, यह dramatic monologue जैसा ही होता है। There is a similarity between dramatic monologue and dramatic lyric. ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक में सिमिलैरिटी है, सब कुछ है, एक केवल अंतर है। इन ड्रामेटिक लिरिक द स्पीकर इज पोएट हिमसेल्फ, द स्पीकर इज पोएट हिमसेल्फ। ड्रामेटिक लिरिक में जो स्पीकर होगा वह पोएट खुद होगा ड्रामेटिक लिरिक में, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर पोएट नहीं होगा, कोई थर्ड कैरेक्टर होगा। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं, मैं फिर से इंफेसाइज कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन ड्रामेटिक लिरिक द पोएट हिमसेल्फ विल बी द स्पीकर, बट इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर विल नॉट बी द पोएट बट एनी थर्ड पर्सन देयर विल बी। चाहे यूलिसिस को ले लीजिएगा, चाहे जो है आपको कोई और ले लीजिएगा, ये चीज। तो रिमेंबर दैट कि ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग सब कुछ एक जैसा है, लेकिन एक ही अंतर है कि द स्पीकर इज पोएट हिमसेल्फ। यही इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी, बाकी सारी बातें वहां पे आपको जाना है। लिरिक आने का मतलब ही हो गया कि उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, हम सारे लोग पढ़े हैं। टिंटन अबे पूछा भी जा चुका है। टिंटन अबे अ पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, अ पोयम ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसमें वो नेचर को लेकर के बात करते हैं, नेचर को, मैन को, सोसाइटी को। मेरा बस आपसे क्वेश्चन यही है कि पूरी की पूरी पोयम टिंटन अबे में स्पीकर कौन है? हु इज द स्पीकर? हम सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जो दोज हु हैव डन पीजी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और या विलियम वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। और वहां पे लिसनर का काम कौन करता है? डोरोदी। डोरोदी। डोरोदी वर्ड्सवर्थ उनकी बहन। मुझे आप ये बताइए कि जब अभी मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बताया था तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होगा और बाकी लिसनर का काम करेंगे। अभी जो मैं आपको ड्रामेटिक लिरिक टिंटन अबे बता रहा हूँ, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि एक स्पीकर है, स्पीकर कौन है? पोएट है। और लिसनर का काम कौन कर रहा है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर कर रही है। इसका मतलब स्पीकर और लिसनर वहां पर भी थे, स्पीकर और लिसनर यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर स्पीकर बदल जाता है, पोएट खुद हो जाता है, और लिसनर यहाँ पर डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर है, लेकिन डोरोथी एक शब्द नहीं बोलेंगी, बल्कि वह किसका काम करेगी? लिसनर का काम करेंगी। तो जो इस तरह का पोयम होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इस तरह के पोयम को ऑलवेज रिमेंबर दैट ड्रामेटिक लिरिक। और जो आपके रहे हैं, क्या नाम है,
डन। जॉन डन ने बहुत सारे ड्रामेटिक लिरिक लिखे हुए हैं। उनकी मोस्ट ऑफ द पोयम कैसी है, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में है। वो उसमें स्पीकर है और लोग उसमें कोई ना कोई लिसनर जरूर है जिसको एड्रेस करते हैं। तो ये चीज हमेशा हमें माइंड में ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा हमें पॉइंट को क्लियर करना चाहिए कि ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग के बीच का डिफरेंस क्या है, या हम उसको कैसे समझ सकते हैं, या कैसे चीजों को ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इफ यू गो विद दिस, तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, इसी ड्रामेटिक लिरिक ड्रामेटिक मोनोलॉग से जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, इंटीरियर मोनोलॉग। सबसे पहले तो जो आपका इंटीरियर है, ये शब्द क्या अंदर करता है, अंदर की। मोनो माने सिंगल, लॉग माने स्पीकर। एक कैरेक्टर जो केवल अंदर की ही बातें करे, बाहर की बातें नहीं करता है। अगर बाहर की भी बातें करता है तो वह अंदर की ही बात को बताने के लिए करता है। उस पार्टिकुलर पोयम को क्या कहा जाता है, इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोयम in which you find that the speaker expresses his inner ideas। द स्पीकर, जो स्पीकर होगा, expresses his inner थॉट्स आर आइडियाज। उसके जो विचार है अंदर से, वो क्या चल रहे हैं, क्या सोच रहा है, वह उस पार्टिकुलर विचार को रखता है। दिस पार्टिकुलर पोयम इज कॉल्ड इंटीरियर मोनोलॉग। और यह जो पोयम है इंटीरियर मोनोलॉग, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी एस एलियट। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी डॉट एस डॉट इलियट। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी एस एलियट। दिस इज द नेम ऑफ द पोयम। तो यू हैव टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स की ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग में केवल इनर आइडियाज होगी, बाहर की भी कोई चीज का डिस्क्रिप्शन होगा तब भी वह इनर आइडियाज को इंडिकेट करेगा। थॉमस स्टन्स इलियट ने लिखा है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया होगा इसे पढ़ने के लिए। एक क्रिटिक है कैजामिया। कैजामिया ने कहा है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, यह सोल रिफ्लेक्ट करता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में आया हुआ है। कैजामिया सेज, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग रिफर्स टू ड्रामेटिक मोनोलॉग refers to soul reflects। सोल रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी आत्मा क्या सोच रही है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसी को बाहर दिखाना या उसी को प्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाता है, सोल रिफ्लेक्ट्स। सो आई थिंक, आई बिलीव that you got the point. Now if you have any question or any query, then you can ask। Yeah, yeah, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, जस्ट एंड या बस लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग। एंड उसके बाद जिससे भी जाना है भी, चूंकि लोगों को देर हो रही है, द पीपल कैन लीव द सेशन। और अब आप पूछ सकते हैं, या नाउ यू कैन आस्क। हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने बोला है। एक पॉइंट था जो ड्रामेटिक, एक
ये ड्रामेटिक मोनोलॉग को लेकर के उन्होंने बोला है। जस्ट आई वांट टू नो वी हैव राकेश कुमार जी आई, कुछ लोगों से मुझे बात करना था लेकिन दिनेश कुमार जी, मनीष जी, अनिल जी, शहजाद, विजेंद्र, सर्वेश, बुशरा, आर यू हियर बुशरा? बुशरा? हाँ जी शिल्पी जी, जी पूछिए। या 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 ओके ओके। So one thing I would like to say, yesterday I talked to Shekhar ji and I said कि those who have joined that platform, I would like to invite कि वो सारे लोग पहली बात तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। 6-7 लोग हैं वहां से, तो उनको आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूंगा ताकि सारा मैसेज आपको यहाँ से मिलता रहे, व्हाट द नोट्स आई शेयर एंड अदर थिंग। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो पहले के आपके छूटे हुए हैं उसके कुछ उसके सारे वीडियोस, आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस यू विल गेट वो यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं और इवन इस ऐप पर भी पड़े हुए हैं। तो एक चीज वो है, दूसरा चीज आपको ये करना है कि जहाँ तक बात है कि आपको पीडीएफ नहीं मिला, तो जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उन सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट बार-बार कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी खुद की लिखी हुई किताब टीजीटी, पीजीटी पर है, वहीं से लेकर के या कुछ नया उसमें और ऐड कर दिया जा रहा है। तो उसका 3rd एडिशन बहुत जल्दी आने वाला है, चूँकि जो पहला और दूसरा एडिशन आया था, वो इतनी जल्दी सारी किताबें बिक गई कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी के साथ वो मार्केट में बिकेंगी या मुझे तीसरा एडिशन लाना पड़ेगा। तो दिसंबर में उसका 3rd एडिशन आ रहा है। आपको सारी चीजें एक एक लाइन उसमें मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितनी चीजें अभी आपने पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, जो पहले की छूटे हैं उसके आप कुछ वीडियोस देख लीजिए और जितना पीडीएफ मैंने अभी शेयर किया है वो सारे पीडीएफ मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ उसी अपने ग्रुप में। लेकिन फर्स्ट ज्वाइन ग्रुप, मैंने कई बार लोगों से कहा है कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है 9450592038, 9450592038, उस पे कॉलिंग नहीं हो रही, उसका पता नहीं क्या मामला है, लेकिन व्हाट्सएप उससे चल रहा है। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजिएगा तो उस प्लेटफॉर्म का नाम जरूर लिखिएगा, रील का जो आपने लिखा हुआ है वहां से, जो लोग उस प्लेटफॉर्म से हैं। जो टीजीटी पीजीटी जो रूरल ग्रुप करके है, वो दैट्स फ्रॉम जौनपुर। वो जो कि शेखर जी से है, मेरा टाई अप है। एक जो मेरा अपना ग्रुप है वो जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी इलाहाबाद की है, तो उसमें आपको मुझे ज्वाइन करना है। हाँ उसमें। शुरू किया। जी जी। हाँ फॉर्म्स। शाम का बैच वहीं से ज्वाइन हुआ है। शाम। हाँ मतलब अभी आप ये समझिए कि मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुरू किया जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, और जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ये क्लोज होने वाला है। तो फॉर्म्स ऑफ जितनी भी फॉर्म से रिलेटेड चीजें हैं आई हैव डन। या आई एम शेयरिंग इट अगेन, आई एम शेयरिंग इट। दैट इज 9450592038, this is my whatsapp number। and for calling you have to call only this particular number, क्योंकि whatsapp का काम नहीं कर रहा है। तो पहला वाला तो ये व्हाट्सएप नंबर है,
और 65653, दिस इज माय कॉलिंग नंबर। इफ यू इफ एनीवन वांट्स टू कॉल मी और वांट्स टू टॉक मी, तो उसको जो लास्ट वाला नंबर उस पर बात करनी है, 8188865653 पर। या नहीं, लास्ट वाला जो अभी मैंने इस बार की बात कर रहे हैं ना। नहीं, उसमें मैंने आंसर लास्ट में आप देखेंगे एक्सप्लेनेटरी आंसर मैंने भेजा था, ऑल 23 क्वेश्चंस का आंसर उसके लास्ट वाले पेज पे, जो द रिमेनिंग टू लास्ट टू पेजेस था, उसमें बाकायदा पूरा एक्सप्लेनेटरी आंसर मैंने भेजा था। है, नहीं, हैव यू गॉन, जस्ट आई वांट टू नो कि हैव यू गॉन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू फ्रॉम पेज नंबर फर्स्ट टू लास्ट पेज। और आप में, या फर्स्ट यू हैव टू चेक, क्योंकि मुझे पूरा याद है कि मैंने पूरे क्वेश्चंस को और आंसर भेजे थे। और जैसे ही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री खत्म होगा, मैंने दो टेस्ट कंडक्ट कराए हैं। मैं दोनों टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करूंगा, मेन क्लास में ही मैं डिस्कस करूंगा, बट मुझे एक दिन का समय और चाहिए, ताकि ये चीज ना रहे कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में कोई चीज छूटा हुआ है। तो मैं लेट मी कंप्लीट इसको, उसके बाद मैं दोनों पोर्शन पे बात करूंगा। हम्म। नहीं देखिए, नहीं देखिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि गजेंद्र जी की उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर यहाँ दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं। किस पे पड़े हुए हैं? यूट्यूब, यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी लोगों का ये रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पहले उस वीडियोस को सुन लीजिए। अगर आपको उसमें कहीं कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो वो सब चीजें जो है हम क्या करेंगे, एक अलग क्लास 45 मिनट्स का डाउट्स को, क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हम लोग वहां बात करेंगे। क्योंकि अब अगर कोई क्लास 1.5 घंटे की हो रही है, तो हर हर लेक्चर पे अब दोबारा 1.5 घंटे की नहीं हो सकती है। तो उसका रिकॉर्डिंग, इसीलिए इसीलिए टीचमिंट ऐप पर आना पड़ा कि कम से कम उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहे। दूसरा चीज कि पहली तो एक ड्यूटी मेरी ये बनती है कि मैं शुरू से लेकर अंत तक पहले एक बार मैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दूं। अगर एक बार जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा दो प्लान है। एक तो आपका मॉक टेस्ट कराना, करीब 15 टेस्ट मैं आपका कराऊंगा। और फिर उसी टेस्ट के दरमियान एक तरफ टेस्ट होता रहेगा, फिर दोबारा मैं रिवीजन का काम कराऊंगा। हम्म। देखिए, ऐसा है कि शेक्सपियर को हमें जो है, मैंने खुद थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जो शेक्सपियर है, अभी मैंने शुरू किया था तो मैं ओथेलो तक पढ़ाया हुआ हूँ। तो मैं आधा शेक्सपियर में पढ़ा चुका हूँ, तो शेक्सपियर को मैं बीच में रोक नहीं पाऊंगा। उसको मुझे एक बार आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जैसे ही मैं शेक्सपियर कंप्लीट कर लूंगा, तो मेरे पास केवल पोएट्स के ही ऑप्शन बचेंगे, जॉन मिल्टन बचेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ बचेंगे। उनको मैं कैरी ऑन करूंगा। दूसरा चीज मैंने आपसे ये बताया था कि मुझे दो काम करना है। सुबह के बैच में मुझे राइटर पढ़ाना, और शाम के बैच में मुझे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना, इसके खत्म होने के बाद। ताकि जब आप दोनों चीजें पढ़ते रहेंगे, तो चीजें को रिलेट करती रहेंगी। तो गजेंद्र जी, जहां तक बात है कि वर्ड्सवर्थ को लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि जब आपको मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ाऊंगा तो आप कहीं से भूल जाएंगे। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपने इधर समझा हुआ है, उसी तरीके से वो चीजें, क्वेश्चन भी, उसका टेस्ट भी होगा। 2 दिन बाद फिर टेस्ट होने जा रहा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर ही रिलेटेड टेस्ट होगा। तो वो चीजें रहेंगी माइंड में आपके जो है। वी विल डू इट।
हाँ, वी विल डू इट, बट गिव मी चांस थोड़ा सा कि मैं शेक्सपियर कंप्लीट कर लूं, चूंकि वो जर्नी आधी मेरी रह गई थी। और तो मैं उस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद मैं राइटर पर कंसंट्रेट रहूंगा जी। या नहीं, इट इज द फॉर्म ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, एंड आई हैव आल्सो टेकन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। या yeah, forms of drama. So when I talk about forms of drama, I have taken forms of drama in the evening, but in morning I have gone with Shakespeare. Shakespeare means sonnets of Shakespeare, his life, and means biographical study of Shakespeare and his plays. तो उनके प्लेस में अभी मैंने केवल 3 ही डील किया है। ओथेलो चल रहा था, ओथेलो कंप्लीट। या मैकबेथ, ओथेलो, एंड उसके अलावा जो है आई हैव टेकन हैमलेट। मैकबेथ, हैमलेट एंड ओथेलो। हाँ, ऐसा राइटर का मैडम नहीं। व्हेन यू टॉक व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेजिडीज, तो ठीक है, ट्रेजिडीज का सारा कॉन्सेप्ट मैंने इवनिंग में क्लियर किया था, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उनको लेके चल रहा था तो मैं पूरा राइटर लेकर। हाँ, बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट। या आई थिंक कि यू ऑल हैव टू जस्ट जस्ट आई वांट टू टेल यू कि मैंने राइटर को सुबह में क्लियर किया था थोड़ा बहुत शेक्सपियर को, और शाम को मैंने ट्रेजिडीज लिया था, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लिया था। अगर कोई क्वेरी होगी तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना है, वरना लेट हो जाऊंगा। जी जी। मॉक एपिक का डुप्लीकेट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट? मॉक एपिक अगर, हाँ, पैरोडी का मतलब कोई भी अगर मॉक एपिक लिखा जाएगा तो किसी ना किसी एपिक का कॉपी ही होगा। ये जरूरी है। जरूरी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट मैटर या कैरेक्टर कॉपी होगा। कॉपी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि उसकी एपिक की स्टाइल कॉपी की जाएगी, कि ग्रांड वे में बात होगी या इस तरह की चीजें होंगी, एपिक की स्टाइल को कॉपी किया जाएगा। हाँ हाँ, कैरेक्टर्स या सब्जेक्ट मैटर जरूरी नहीं कि उसके कैरेक्टर या सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे जो रेप ऑफ द लॉक लिखा गया उसका सब्जेक्ट मैटर तो मिल्टन में थोड़ी कहीं मिलता है, लेकिन जो है मिल्टन का जो एपिकल मैनर है उसकी कॉपी की गई है। ठीक है, तो आई थिंक दैट आई हैव टू बाइंड अप दिस सेशन हियर। या